गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 8 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फिजिक्स का, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। 24 क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछ पाए, कलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो लिया है वो इस तरह से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज्ड बाय 50% देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, इस तरह से ये होती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बाद की अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इस तरह से लिखूं तो यहाँ बोलूँगा p'/p का स्क्वायर। मास तो बदल लेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि जो मोमेंटम में 50% का चेंज करना है, यानी कि जो पहले 100 था वो 150 हो गया। 50% का इंक्रीमेंट देना है, उसमें इंक्रीज बाय द 50%, यानी 100 को 150 कर दिया है, यानी कि ये जो है 150 है और ये 100 है। तो कितना हो जाएगा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 और अपॉन 100, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर अपन 100 मानते हैं पुरानी, तो नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो 225 हो जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 125 125% का ना, जो 100 था वो 225 हो गया, यानी परसेंटेज चेंज की अगर अपन बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज जो हो जाएगा वो 125% का इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी में होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है ये p, ठीक है ना, इस तरह से रिलेटेड है। h प्लैंक कांस्टेंट है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, यानी ये सेम है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो पक्की बात है लीनियर मोमेंटम दोनों ही पार्टिकल का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सेम ही होने वाला है, यानी उसका जो रेशो है वो 1:1 आने वाला है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज 400 न्यूटन देन वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट द डेप्थ r/2 फ्रॉम द सरफेस वुड बी। भाई देखो, जो वेट है W इज इक्वल टू हम mg बोलते हैं, तो अर्थ के सरफेस पर ये mg हुआ। अब अगर यहाँ से मैं r/2 अंदर जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ जो g आएगा ये g' बोल देता हूँ मैं, ये लो यहाँ पर g था, तो g' हम इस तरह से बोल सकते हैं कि g' की वैल्यू जो होती है वो g1 - h/r, इस तरह से है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, r/2 बोला इसने, तो अगर मैं यहाँ r/2 पुट करूँगा तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लिखा मैंने r/2/r, यानी कि कितना हो गया g/2, तो g' की वैल्यू g/2 हो जाएगी। तो जो नया वेट आ जाएगा w' इज इक्वल टू mg', ठीक है ना, तो ये g/2 हो जाएगा, यानी कि mg/2 पर ये mg की वैल्यू तो दे रखी है 400 न्यूटन, तो ये 400 न्यूटन है, तो ये कितना हो जाएगा 400/2, यानी कि 200 न्यूटन, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वेक्टर का। दो वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड a और a/2 है, और ये 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा बोला है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा ये पूछा है, बस बहुत ही सिंपल है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें पता है a² + b² + 2ab cos थीटा, पर थीटा तो 90 है ना यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा a का स्क्वायर और प्लस a/2 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा, यानी कि ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से √5/2a, यानी कि करेक्ट आंसर सेकंड होगा, सेकंड √5/2a, ये करेक्ट आंसर इसका होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में इसकी डायमेंशन पूछिए 1/μ0 इसकी डायमेंशन बतानी है। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना बेटा वैक्यूम में, वो μ0 का रूट होती है। तो अगर ये डायमेंशंस इसकी बतानी है μ0 तो मैं इसको c² बोल सकता हूँ। c² मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, तो यानी कि वेलोसिटी का क्या होता है L(t-1), यानी इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी इसको और आगे सोल्व करेंगे तो L2 और t-2, ये हो जाएगा।
तो L2 और T-2 ये आंसर होना है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में देखो, एक पार्टिकल जिसका मास बता रखा है और उसकी वेलोसिटी बता रखी है किसी टाइम t पर, इस तरह से है। तो अगर वेलोसिटी दे दिए, फोर्स अपन से पूछा है कि फोर्स अगर इस टाइप की फॉर्म में आए t=1 पर तो x की वैल्यू कितनी है। तो देखो पहले तो वेलोसिटी से मैं एक्सलेशन निकाल लेता हूँ। एक्सलेशन हमें पता है dv/dt होता है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2t का डिफ्रेंशिएशन 2i कैप, और ये बन जाएगा कितना, 3×2=6t j कैप। t=1 पर बात करें तो मैं t=1 पुट करूंगा यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 6j कैप, ये एक्सलेशन हो जाएगा। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज कितना होता है ma, तो m कितना बता रखा है, 500 ग्राम, यानी कि 0.5 kg। तो ये मैंने 0.5 kg लिख दिया, और ये लिखा है 2i कैप प्लस 6j कैप। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये i कैप प्लस 3j कैप, ये हो जाएगा। इसको मैं गिवन इक्वेशन से अगर कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू कितनी है यहां पर, 3 ना, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला इसने बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज हाफ ऑफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो बेटा, सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बस माइनस का डिफरेंस है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी के आगे माइनस लगाओ तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और अगर अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे तो ये इस टाइप का ये रिलेशन इनमें चलता है। तो अगर इसको चेक करते हैं अपन, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। यहां से देखो कि पहला स्टेटमेंट क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज हाफ ऑफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो गलत है ना, हाफ थोड़ी ना, माइनस लगाने के बाद बनना था, इसने तो हाफ बोल दिया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट डबल ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ये सही है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि U × 2 × मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यानी कि सही आंसर इसका ये होगा कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि 4th आंसर होना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ग्राफ पूछा है कि यूनिफॉर्मली ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इंसुलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो बेटा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इस तरह से लिखते हैं KQR, है ना, KQR/R³, ये फॉर्मूला होता है, यानी E प्रोपोर्शनल टू R होता है इनसाइड, तो R इज लेस देन कैपिटल R इनसाइड। और अगर आउटसाइड की बात करें अपन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है KQ/R², यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि एक जो न्यूक्लियस X ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल न्यूक्लियाई Y, इस तरह से इक्वेशन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ X एंड Y इज दिस, देन फाइंड द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, कितना बाइंडिंग एनर्जी में टोटल गेन आना है। तो देखो ये X 2Y में कन्वर्ट हुआ है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, 121 इंटू पर न्यूक्लियाई कितनी बाइंडिंग एनर्जी है ये बता दिया था अपन को, यहाँ से कितनी थी बाद में 8.1, तो 8.1 ये इतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी तो हो जाएगी Y की, है ना, और माइनस पहले कितनी थी X की, तो X के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे 242, और पर न्यूक्लियाई कितनी एनर्जी बोली थी 7.6, तो ये चेंज आ जाएगा, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी। इसको आगे सोल्व करेंगे अपन यहाँ से, तो ये 242 तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 242 हो रहा है, और इसको 8.1 इंटू 7.6 हम कर देंगे। तो ये सोल्व करने पर, है ना, ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में एक ओपन ऑर्गन पाइप
का क्वेश्चन है, तो इज वाइब्रेटिंग इन सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सेकंड मोड देखो, फंडामेंटल मोड में जो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो V/12 होती है। तो फिर ये नेक्स्ट जो वाइब्रेशन है इसका वो 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स इस तरह से होगा। तो जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें ये 2 टाइम्स होगा, ये फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि V/L हो गया। तो यही पूछा है अपन से कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी है। V की वैल्यू दे रखी है अपन को 360 मीटर पर सेकेंड, तो ये लिखा मैंने 360 मीटर पर सेकेंड। और लेंथ दे रखी है पाइप की 40 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख रहा हूँ, तो ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा कितना, 900। ठीक है ना, ये 900 आ जाएगा हर्ट्ज, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जियो का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। 2 प्लेन मिरर है, उनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि मिरर ए से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो ये पूछा है कि इस मिरर ए से जो सेकंड इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पर होगी ए से। तो देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये मिरर ए, ये मिरर बी, तो जो फर्स्ट इमेज बनेगी इन दोनों से वो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 2 पर बनेगी, और ये कितनी डिस्टेंस बची, 10 - 2 यानी कि 8, तो ये 8 पर बनेगी। सेकंड इमेज जो बनेगी वो 10, मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 हो जाता है, तो ये इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10 + 2 यानी ये 12 पर बनेगी, और ये 10 + 2 यानी 18 पर बनेगी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड निकालते तो इसमें ये फिर 10 ऐड हो जाता है इसमें, तो ये 28 पर जाती, और ये कितने पर जाती, 22 पर अभी तो अपना आंसर केवल ये है सेकंड इमेज कहाँ बनेगी, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 18 सेंटीमीटर पर, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज दिस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज दिस 0.04%. आफ्टर अप्लाइंग लोड ऑन वायर देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर विल बी। तो सीधा फॉर्मूला है बेटा कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये होता है। तो 1/2 y की वैल्यू सीधी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻7, और स्ट्रेन अपन को दे रखा है 0.04/100, परसेंटेज है ना, 100 पे दिया है वो, तो अपन 100 से डिवाइड कर देंगे, और इसका स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.28 जूल पर मीटर क्यूब, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, जो ये नैंड गेट है, नैंड गेट के दोनों ही इनपुट ए है, तो जब दोनों इनपुट ए है, सेम इनपुट अगर आ रहा है तो ये इट बिहेव्स लाइक ए नॉट गेट, ये नॉट गेट होगा, ये भी नॉट गेट होगा, है ना, यानी कि ये नॉट गेट की तरह आउटपुट देगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा ए बार। ठीक है, और यहाँ पर भी ये क्या देगा, बी बार। तो ए बार और बी बार जब यहाँ पर आउटपुट में आएगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि इसका बिहेवियर लाइक ए और गेट होगा। और गेट का मतलब क्या होता है, और गेट की ट्रूथ टेबल हम जानते हैं कि जब दोनों 1 होंगे तो आउटपुट में 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। तो देखो शुरू में जब ये 0 है, ये भी 0 है, तो इनपुट में क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो कितना आएगा, 0, इस जगह तक तो 0 आएगा। उसके बाद जब ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, जब ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, है ना, यानी उसके बाद कंटिन्यूसली 1 ही चलेगा। ठीक है ना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो पहले तो 0 और बाद में 1 रहना चाहिए, जहां तक कि दोनों 0 नहीं हो जाएगा वहां तक ये 0 नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में, इफ ए पार्टिकल हैज ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ ऑफ द पार्टिकल। देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके अलोंग भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, जैसे Vx है, और इधर भी ये Vy।
तो हमें पता है कि जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ाएगा और जो y कंपोनेंट है वो सर्कल में घुमाएगा, यानी कि ये पार्टिकल हेलिकल पाथ में आगे बढ़ेगा। यानी इसका जो पाथ होगा वो इस टाइप से होगा कि ये पार्टिकल है ना हेलिकल पाथ में यूनिफॉर्म पिच का हेलिकल पाथ ये बनेगा। तो बस यही पूछा है कि कौन सा पाथ होगा, तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा, हेलिकल पाथ इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, है ना, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। विद स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड, ब्लोज हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज दिस, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। तो देखो बेटा, हमें पता है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, और अगर वो विंड सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर चल रही है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती तो वो आ जाता, वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी है, तो सोर्स की वेलोसिटी अगर सोर्स अगर ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा सोर्स की वेलोसिटी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला बनकर आता है। तो ये वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं यहाँ से कि साउंड की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 330, तो यहाँ लिख देंगे 330। विंड की वेलोसिटी कितनी बोली है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड बोला था इसने अभी, ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैंने 10 लिख दिया अपॉन ये 330 प्लस 10 माइनस सोर्स की वेलोसिटी कितनी बोली थी, ट्रेन चल रही थी विद स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड, तो ये 120, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 464 हर्ट्ज, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट वन 16 क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि यूनिफॉर्म रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यूनिफॉर्म नहीं है तब भी इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr² होता है, ये होता है ना। अब अगर मान लो मैं इसका कोई पार्ट कट करके हटा भी दूं, है ना, हाफ कर दूं, 1/4 कर दूं, कितना भी पोर्शन कर दूं इसका मैं, है ना, इसने तो हाफ बोला है लेकिन कितना भी कर दूं मैं, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तब भी ये इसका जवाब रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो हर जो एक पार्ट है इसका, मास का पार्ट है, वो सेम डिस्टेंस पर ही है यहाँ से, यानी यही फॉर्मूला इसका सिमेट्री से बनकर आता है। तो यानी 1/x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/x इज इक्वल टू 1, यहाँ तो 1 ही आएगा ना, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, द एरिया कवर्ड बाय ए ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ ए हाइट 98 मीटर इज दिस। तो देखो बेटा, ये जो अर्थ है यहाँ पर, ये हाइट अपन डिस्टेंस अपन निकालें कि ये टावर, ये एंटीना है, कितने डिस्टेंस तक ये कवर कर सकता है, अगर ये निकालें अपन यहाँ से, तो ये डिस्टेंस अगर निकालते हैं अपन यहाँ से, ये हाइट इसकी h है, ये r है, तो ये वैल्यू अगर निकालते हैं तो d की वैल्यू इतनी निकल कर आती है 2rh का रूट, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल कर आती है। तो d की वैल्यू अगर इतनी है तो कितने एरिया को कवर कर सकता है ये, तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा πd², ठीक है, πd², यानी पाई इंटू 2rh। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कितना 6400 किलोमीटर, और इंटू हाइट अपन को बता रखी है कितनी है 98 मीटर, इसको भी मैं किलोमीटर में लिख देता हूं, यानी 0 पॉइंट, है ना, ये कितना हो जाएगा 0.098, ये किलोमीटर में मैंने लिख दिया। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 3942 आएगी, 3942 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इज दिस इज रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है डायपोल, ये टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसको हम यहां से रोटेट करा रहे हैं इधर, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, यहां से इस तरह से इसको रोटेट कर रहे हैं और इधर ला रहे हैं इसको
ये 180 डिग्री के एंगल पर इसको ला रहे हैं यहां पर ऐसे। तो ये बोला है कि इन दिस प्रोसेस व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन को लिखना है तो देखो हमें पता है W इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कैसे लिख सकते हैं अपन, माइनस पी कॉस ऑफ 180 माइनस पीई कॉस ऑफ 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 2p। p की वैल्यू दे रखी है अपन को, ये e की वैल्यू दे रखी है, ये डायरेक्ट अगर अपन सोल्व करते हैं 2p तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगी 18 मिलीजूल, 18 मिलीजूल, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में दो पार्टिकल हैं और उनको 40 और 60 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है। एक पार्टिकल को तो 30 से फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे पार्टिकल को फेंका है 60 डिग्री के एंगल पर 60 मीटर पर सेकंड से। तो इनकी जो रेंज है, इसकी रेंज R1 है और इसकी रेंज मान लो R2 है। तो ये जो रेंज है इनका हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो बताना है, ये बोला है बस, फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। तो देखो बेटा रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है, ठीक है ना। तो R1 अपॉन R2 ये अपन को निकालना है। तो ये मैंने लिखा u1 अपॉन u2 का स्क्वायर और इंटू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2, ऐसे बोल दूंगा मैं। u1 की वैल्यू कितनी है, जैसे ये 40 है वो 60 है, तो ये लिख दिया मैंने 40 अपॉन 60 का स्क्वायर। थीटा 1 कितना है 30 है ना, तो ये लिख दिया यहां से साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60 और अपॉन साइन 60 इंटू 2 यानी 120। ये इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 120 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और ये साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 हो जाएगी यहाँ से, ये है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो ये तो सेम ही आने वाला है ना, ये तो सेम ही आ जाएगा, तो कट जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको 2/3 का होल स्क्वायर हो गया ही है ना। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9 है ना, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये, और स्टेडी स्टेट में है ना, मतलब कैपेसिटर की मिक्सिंग है इसमें। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर लाइक ओपन सर्किट होता है, यानी कि कोई करंट उससे पास नहीं होता, यानी कि जो करंट यहां से आ रहा है ये यहां से यूं निकलेगा गैल्वेनोमीटर से, और यहां से निकलकर इस तरह से ये बैटरी से जाएगा। तो देखो बेटा इसमें जो नेट करंट है वो कितना जाएगा, वो निकल देख सकते हैं अपन, जो भी करंट जाएगा, लेकिन मान लो I करंट जा रहा है, इसमें I करंट जा रहा है, तो वो यही रास्ता इसका होगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, वो आएगा यहां से लेकर यहां तक का, यानी कि 6 ओम और 2 ओम, तो 6 + 2 ओम और इंटू I जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। और ये जो कैपेसिटर है वो इसके और इसके यानी 2 और 8 इसके अक्रॉस है, यानी कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो आएगा वो 2 + 8 और इंटू I ये होगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं यहां से तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा Vc1 अपॉन Vc2 वो कितना हो जाएगा, यहां से I से तो I कट जाएगा और 8/10 यानी कि 4/5, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st में मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज दिस। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसमें ये रिलेशन होता है μH, ठीक है ना, μH ये रिलेशन इसमें चलता है। तो B का जो फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के अंदर वो होता है μ0, मतलब ये μ0H लिख दो है ना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, कोई मीडियम नहीं है तो, वैक्यूम है तो μ0Ni ये होता है। तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि H इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं अपन Ni, ये है। H की वैल्यू दे रखी है 4, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर 8 दे रखा है ना, ये दे रखा है 8 पर सेंटीमीटर यानी
पर मीटर में अगर अपन बात करेंगे तो ये मतलब सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो ये 10⁻⁻² पर सेंटीमीटर, और ये करंट अपन को निकालना है। तो ये सॉल्व करने पर आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 5 मिली एम्पियर, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd में एरर का क्वेश्चन है। ए वायर हैज द मास दिस एंड रेडियस दिस एंड लेंथ ऑफ द वायर इज दिस, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक वायर का अगर वॉल्यूम लिखते हैं अपन यहाँ से, तो ये वायर का वॉल्यूम हो जाएगा कि πr²L, है ना। तो ये लिखा मैंने एम और ये लिखा πr²L, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ, ये वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो मास, रेडियस और लेंथ ये अपन को दे रखा है। अगर मैं इसको डेंसिटी में एरर निकालना चाह रहा हूँ, परसेंटेज एरर, तो ये बन जाएगा यहाँ से कि डेल d/d और इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन d, ठीक है। ये बन जाएगा डेल m/m इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा m में, पाई तो कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, है ना। और ये प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस ये पूरे पर कॉमन आ जाएगा। ये नीचे हो चाहे ऊपर हो, यहाँ तो प्लस ही आता है, +2 और डेल r/r इंटू 100, यानी परसेंटेज ये, और ये हो जाएगा प्लस डेल l/l इंटू 100, ये बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला खुलता है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा परसेंटेज एरर इन d आ जाएगा, ये कैलकुलेट करना है अपन को। ये प्लस माइनस, ये मास में एरर बता रखा है अपन को कितना, मास में ये बता रखा है 0.003, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0.003, और एक्चुअल मास कितना है 0.3, तो ये लिख दिया 0.3, है ना, इंटू 100, ये 100 हो जाएगा। +2 इंटू रेडियस में कितना बता रखा है 0.005, तो यहाँ लिखूंगा मैं 0.005 और डिवाइडेड बाय 0.5, ये लिखा 0.5, ठीक है, और इंटू 100, और एक लास्ट है ये प्लस लेंथ में कितना बताया 0.006, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0.006 और डिवाइडेड बाय 0.6 और इंटू 100, ये इंटू 100 ऐसे लिख दूंगा मैं, है ना। तो ये इंटू 100 यहाँ लिख देता हूँ, इंटू 100, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे अपन यहाँ से, तो जो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो 4 आ रही है, एग्जैक्टली 4 आ रही है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो 4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd में एलसी ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का जो मैक्सिमम चार्ज है वो दे रखा है अपन को, और एक स्विच से ऑन करेंगे इसको। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम चार्ज का मैक्सिमम करंट से जो रिलेशन आता है एलसी ऑसिलेटर में, वो ये आता है I मैक्सिमम इज इक्वल टू Q मैक्सिमम और अपॉन LC का रूट, ये होता है। तो बस Q मैक्सिमम डायरेक्ट ही दे रखा है 2.7 माइक्रोकूलम, तो यहाँ लिख देंगे 2.7 माइक्रोकूलम, और L और C की वैल्यू दे रखी है अपन को 1.4 इंटू 10⁻³ ये मैंने मिली को हटाया है, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो दे रखा है इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁶, ये ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे यहाँ से, ये माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइक्रो कुलाम को नहीं कन्वर्ट किया है ना। तो ये सोल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 60 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, वैसे तो 64 पॉइंट समथिंग है, पर उसको हम 65 पे के अप्रॉक्सीमेशन में मान सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 65 माइक्रो। ये सोल्व करने पर यहाँ से वैल्यू आएगी 65 इंटू 10⁻³ माइक्रो एम्पियर, यानी कि उसको मिली में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, तो मिली में कन्वर्ट करने पर ये 65 मिली एम्पियर ही बनकर आता है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन में करंट पासिंग इन ए इंडक्टर current passing in a conductor is 2 ampere. If free electron density is this and cross section area of the conductor is this, then find the drift velocity. तो drift velocity का करंट से क्या रिलेशन है? I is equals to NA/VD। तो VD अपन को निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं? I/NE है,
एन की वैल्यू अपन को दे रखी है डायरेक्ट ही, ये सीधे इनपुट कर देंगे पर मीटर क्यूब, है ना, ये दे दिया। आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, एन की वैल्यू लिख दी 2 इंटू 10 की पावर 28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अपन को दे रखा है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 25 mm², तो 25 और mm² को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 10 की पावर -6। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 25 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि करेक्ट आंसर इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है वो ये थर्ड होगा।